नमस्कार दोस्तों, मेरे चैनल अल्फाजा डायरी बाय दीपा सोनी में आपका स्वागत है। आज मैं आपके लिए डॉक्टर पद्मावती जी द्वारा लिखी कहानी कारक्रय लेकर आई हूँ। हुआ यूं कि जब जानकी दास जी ने अपनी कई वर्षों की अंतहीन दुर्लभ प्रतीक्षा के बाद यह निर्णय लिया कि अब समय आ गया है कि हमें भी एक चौपहिया वाहन खरीद लेना ही चाहिए। दरअसल बचपन से अब तक उन्हें किसी भी वाहन को चलाने का सौभाग्य प्राप्त नहीं हुआ था। स्मृति कोश के डिब्बे को खंगालने पर भी कभी कोई वाहन चलाने का अनुभव स्मरण में नहीं आता था। इसके पीछे एक रहस्य था और वह यह कि उनके पूज्य पिताश्री जी को किसी ज्योतिषी ने आगाह कर दिया था कि उनके इकलौते बेटे यानी कि जानकी दास को वाहन से खतरा उपस्थित हो सकता है और 40 साल पहुंचने तक यह दुर्घटना कभी भी हो सकती है। तो पिताजी ने दुर्घटना के भय से बचपन में तिपहिया साइकिल भी खरीद कर नहीं दी थी, जिस कारण वे अपने दोस्तों की साइकिलों पर ही अपना बचपन और लड़कपन गुजार चुके थे। अब उम्र के इस दौर में उस विश्वास की सीमा पार कर चुकने के पश्चात उस ओर से तो वे निश्चिंत हो गए थे, लेकिन अब इससे भी बड़ी अड़चन उनके रास्ते में आ रही थी और वह थी उनकी आजीविका से प्राप्त होने वाली कम से नाजुक सी उनकी मासिक आय। शापग्रस्त विंध्याचल की तरह कभी न बढ़ने का प्रण लिए हुए हर परिस्थिति में निर्विकार सी बनी रहने वाली उनकी आमदनी के साथ यह जाती ही होती कि वे अपनी आय का एक मोटा हिस्सा वाहन ऋण की किस्तों की भेंट चढ़ा देते। लेकिन हमेशा यह दुख उन्हें खाए जाता था कि अब और कब दिन फिरेंगे, कब तक इच्छाओं का दमन करते जिएंगे, कब तक इस पापी मन को समझाते रहेंगे, चिलचिलाती धूप में पसीने में नहाए आवागमन के लिए कब तक बसों के धक्के खाते रहेंगे। लेकिन जवाब शून्य। इस बात का रंज तो था उन्हें कि उनके पास कोई वाहन नहीं है, लेकिन यह पीड़ा तो और भी असहनीय बन जाती जब उनके ही ऑफिस में किसी दूसरे अनुभाग में कार्यरत एक पायदान नीचे का कनिष्ठ सहयोगी मिस्टर शर्मा, जो दुर्भाग्य से अब उनका पड़ोसी था, अपनी हाल ही में खरीदी गाड़ी को सुबह सुबह गर्व से धोते चमकाते एक अपमानजनक मुस्कान उनकी ओर फेंक कर रोज हाथ हिलाता हुआ उनका अभिनंदन करता था। वह भाग्यशाली था, उसका परिवार छोटा था इसलिए सुखी था। और वहीं इनका भाग्य देखिए, इनके परिवार में सदस्यों की संख्या 5। ये महाशय, इनकी अर्धांगिनी और दहेज में अपने साथ लाई 2 निकम्मे मुस्टंडे शरणार्थी भाई, जिन्हें उनके घर वालों ने नौकरी की तलाश में यहाँ भेज दिया था, लेकिन उन्हें ना नौकरी ही मिली ना विवाह ही हुआ। अब तो यहीं स्थायी रूप से जमकर बैठ गए थे और उनके अलावा इनका नाम रोशन करने वाला एक सपूत। तो 5 प्राणियों का खर्चा इनकी इकलौती आमदनी उठा रही थी। लेकिन दिन पर आरियां तो तब चलती थीं जब शाम को जानकी दास जी ऑफिस के बाद थके हारे बस स्टॉप पर खड़े होकर आती जाती बसों के नंबर ढूंढ रहे होते और मिस्टर शर्मा अपनी वातानुकूलित गाड़ी में फौरन से उनके सामने से निकल जाता। बदतमीज तो इतना भी नहीं ध्यान कि रुककर उन्हें बुला ले, एक आध बार ही सही उन्हें भी अपनी गाड़ी में बिठाकर घर छोड़ दे। न, बिल्कुल नहीं। जानकी जी गुस्से और अपना अपमान में भुन जाते और मन ही मन ईश्वर से कुढ़ते हुए गुहार लगाते कि हे भगवान, इस शर्मा नामधारी जीव को आपने इस उपग्रह पर क्यों पैदा किया, और अगर किया तो क्यों हमारे ही ऑफिस में लगाया, अगर लगाया तो क्यों हमारा पड़ोसी बनाया, अगर बनाया तो क्यों उसे कार खरीदवाई। अब उनके इस अगर क्यों का जवाब उस ईश्वर के शब्दकोश में तो था नहीं। वे निरुत्तर हो गए थे। शायद उन्हें अपनी गलती का एहसास भी हुआ हो। अब उन्हें अपराध बोध से बचाने का एक ही मार्ग था जानकी दास जी के सामने, और वह यह था कि अपने लिए तत्काल एक नई चकाचक कार खरीदने की व्यवस्था करना। तो आरंभ हुआ उनका कार किराए यज्ञ। जमा घटा हिसाब लगाने की प्रक्रिया आरंभ हुई। पूंजियों को खंगाला गया। तपेदिकग्रस्त रोगी समान दिखने वाली उनकी भविष्य निधि की दुबली पतली रकम मुँह चढ़ा रही थी।
उससे कुछ बनने वाला तो नहीं था। अंततः बहुत सोच विचार कर वाहन ऋण लेने का निश्चय किया गया। बजट याचिका तैयार की गई, समीकरण बिठाए गए। आगामी वर्षों में गृहस्थी में होने वाली कटौतियों को रेखांकित किया गया। संभावित अनावश्यक खर्चों पर कड़े प्रतिबंधों का विधान रचा गया और इस प्रकार कार क्रय यज्ञ में परिवार के हर सदस्य ने अपनी अवांछित इच्छाओं और आकांक्षाओं की आहुति देने की प्रतिज्ञा ली। तब जाकर जानकी दास जी ने सब औपचारिकताओं की पूर्ति की। कार का चयन हुआ, राशि भरी गई और कार घर लाने का शुभ मुहूर्त देख 15 दिन के बाद की तिथि निर्धारित कर दी गई। अब उनके सामने एक नई समस्या आई, ड्राइविंग सीखने की। अब तक तो कभी साइकिल भी न चलाई थी, तो पेशेवर स्कूल जाना ही उचित समझा। वे निकले ड्राइविंग स्कूल की तलाश में। एक नुक्कड़ पर जेट ड्राइविंग स्कूल का बोर्ड देखकर पांव ठिठक गए, लेकिन उसके ठीक नीचे कोष्ठकों में लिखा था, यहाँ सब वाहन की व्यवस्था भी उपलब्ध है। बोर्ड उन्हें बड़ा अटपटा सा लगा। अंदर जाने की सोची और सामने लगे कांच के दरवाजे को धकेलकर वे अंदर घुसे। उनके अंदर आते ही वहां बैठे सज्जन मुस्कुराए और बोले, कहिए श्रीमान, आप क्या चाहते हैं? उन्होंने झल्लाहट में कहा, यह क्या बेहूदगी है साहब, यह ड्राइविंग स्कूल है या नहीं? यह बाहर बोर्ड पर क्या लिखा है? उनकी बौखलाहट से वहां बैठे सज्जन के चेहरे पर गंभीरता उभर आई। भौहें सिकुड़ गईं। ओहे, तो अब ड्राइविंग सीखने आए हैं? दरअसल हम भाइयों का संयुक्त व्यापार है, तो दो दो बोल्डों पर अनावश्यक खर्च को बचाने के लिए हमने एक ही बोल्ड बनवा दिया। वैसे आपको इस बारे में परेशानी नहीं होनी चाहिए। कहिए, हम आपकी क्या सेवा कर सकते हैं? उन्होंने अपनी आवश्यकता बता दी। उन्हें ड्राइविंग पैकेज की जानकारी दी गई, जिसमें 5,000 रुपयों में ड्राइविंग के साथ साथ लाइसेंस भी देने की व्यवस्था थी। भुगतान कर दिया गया। अगली सुबह आने का निर्देश दे दिया गया। अगले दिन वे पहुंचे ड्राइविंग सीखने। उनके साथ और भी प्रशिक्षु बैठे थे। सभी अभ्यर्थियों को कार के तंत्र की व्यवस्था का परिचय दिया गया। गतिवर्धक, गति अवरोधक, गति उत्प्रेरक इत्यादि पर क्लास हुई। फिर गाड़ी में ड्राइविंग सीट पर बैठने को कहा गया। जानकी जी स्टीयरिंग व्हील को घुमाने का अभ्यास करने लगे, लेकिन कुछ ही समय में उन्हें भान हो गया कि गाड़ी का पूरा नियंत्रण तो बगल में बैठे प्रशिक्षक के पांव तले है। ठीक भी था, आखिर गाड़ी का वह मालिक था। वे तो बस कठपुतली समान हाथों को ही घुमा रहे हैं। निर्देश दिया गया था कि पहले प्रथम गियर पर आओ, फिर दूसरे, तीसरे और फिर चौथे पर। अब गियर के साथ गति का संबंध तो उन्हें बहुत देर बाद समझ आया, पर वे अनावश्यक उतावले हो रहे थे। उन्होंने आंख मटकाते हुए कहा, भाई साहब, यह 1 2 3 क्या चीज़ है? सीधा 4 पर चढ़ा दूं गाड़ी? प्रशिक्षक के चेहरे पर कुटिल मुस्कान तैर गई। व्यंग का पुट देते हुए बोले, सर जी, यह कलाबाजियाँ तो अपनी गाड़ी पर ही दिखाना। आप जैसे कुशल कलाबाजों के कारण ही हमारे मालिक के भाई का धंधा दिन दुगना रात चौगुना हो रहा है। आखिर 15 दिन पूरे हुए। जानकी दास जी 30 मार्खा बन गए ड्राइविंग कला के और एक शुभ दिन गाड़ी भी शोरूम से घर लाई गई। गाड़ी की पहली यात्रा में मंदिर जाना निश्चय किया गया। सुबह ऑफिस से जल्दी ही आ गए। देखा घर के सभी सदस्य बारातियों की वेशभूषा से सुसज्जित, मिठाई, फूल, चंदन, रोली, नींबू, हरी मिर्च से भरी थाल लेकर उनकी प्रतीक्षा कर रहे थे। कार को कुमकुम चंदन का टीका लगाया गया। नींबू मिर्चों का हिंडोला बम्पर पर बांधा गया। आरती उतारी गई। फिर हर एक पहिए के नीचे नींबू रखकर जानकी दास जी गाड़ी में परिवार समेत विराजमान हुए। उन्होंने गाड़ी स्टार्ट की। श्रीमती ने घंटा वादन किया। सब लोगों ने सामूहिक स्वर में ओम की ध्वनि निकाली, लेकिन गियर तुरंत छोड़ देने के कारण एक धक्के से गाड़ी आगे बढ़ी और रुक गई। सब प्रश्न सूचक दृष्टि से उन्हें देखने लगे, लेकिन साहस बटोरकर उन्होंने अब की बार सबको चुप रहने की हिदायत दी और मन ही मन प्रभु का ध्यान कर गाड़ी स्टार्ट की। गाड़ी स्टार्ट हुई, धीरे धीरे आगे बढ़ने लगी। जानकी जी 10-20 की गति से बढ़े चले जा रहे थे। गाड़ी मुख्य मार्ग पर आ गई। उनकी कच्छप गति
पूरे यातायात को बाधित कर रही थी, पर वे अनजान बने अपनी ही धुन में चले जा रहे थे। कुछ वाहन चालक उन्हें गालियां बकते निकल रहे थे, कुछ हाथों से इशारे करते उनका ध्यान भंग करने की कोशिश में लगे थे, लेकिन वे भी एकनिष्ठ और एकाग्र होकर केवल रोड पर ध्यान केंद्रित कर बढ़े जा रहे थे। उन लोगों की तरफ आंख उठाकर भी न देखते थे। आखिर एक सिग्नल आया। उनसे पहले की गाड़ी फुर्र से आगे चली गई। उन्होंने भी आगे निकल जाने की कोशिश की, पर गति मापक पर 20 की गति के होने के कारण वे जब तक सड़क के बीचों बीच पहुंचे तब तक चारों तरफ से गाड़ियां आवाज़ें करती हुई उनके दाएं बाएं से निकली जा रही थीं और वे बीच में गाड़ी रोके हक्के बक्के बैठे थे। इतने में एक पुलिस वाला सबको नियंत्रित करता हुआ उनके पास आया और मार्गदर्शक बन उन्हें सड़क के कोने में ले आया। भारतीय पुलिस सेवा के प्रति उनका हृदय गदगद हो गया। इससे पहले भी शब्दों में अपना आभार प्रदर्शन करते वर्दीधारी ने सिग्नल तोड़ने के जुर्म में चालान किया, पर्ची काटी और उनके हाथ में धर दी। उन्होंने गाड़ी पर लगा लाल चिन्ह दिखाकर अनुनय करने की नाकाम कोशिश की, लेकिन सपाट सा उत्तर मिला, देखिए, यह लाल चिन्ह आपको सिग्नल तोड़ने का विशेषाधिकार नहीं देता। खैर, जान बचे, जुर्माना दिया। गाड़ी में बैठे सदस्यों ने आश्वासन दिया कि पहली बार यह सब सामान्य है, धीरे धीरे वे भी अभ्यस्त हो जाएंगे बिना फंसे सिग्नल तोड़ने के। अब गाड़ी मुख्य मार्ग छोड़कर गलियों में आ गई थी। मंदिर नज़दीक था, शाम गहरा गई थी, अंधेरा हो गया था। अचानक बादल भी घिर आए और पूरे मोहल्ले की बिजली गुल हो गई। गाड़ी के आगे अंधेरा छा गया। जानकीदास भौचक्के से कुछ सूझे नहीं कि आगे कैसे बढ़ा जाए। इतना गाढ़ा अंधेरा। पत्नी और साले उन्हें फ़ोन की बैटरी खोलकर रास्ता दिखाने लगी। अचानक गाड़ी की दाईं खिड़की पर आवाज़ हुई, ठुक ठुक। उन्होंने डरते डरते देखा, कोई परछाई खिड़की की कांच नीचे उतारने का इशारा कर रही थी। उन्होंने कांच उतारा तो देखा, एक सज्जन खड़े मुस्कुराते हुए कह रहे थे, श्रीमान, गाड़ी के हेडलाइट्स तो जला लीजिए, वरना पीछे से आकर कोई ठोक देगा। जानकीदास जी दिमाग की बत्ती जली और पता चला क्यों गाड़ी के आगे इतना अंधेरा था। वे गुस्से से गुर्राए, सालों, हरामियों, हमें बैटरी दिखा रहे थे, लाइट्स जलाने की याद नहीं दिला सकते थे क्या? वैसे ही तनाव से रक्तचाप बढ़ रहा था और तुम बदमाशी कर रहे थे। जीजा, हमें क्यों डांट रहे हो? क्या आपको नहीं पता यह साइकिल नहीं, कार है कार, और कार की लाइट भी होती है। खों खों कर सबकी हंसी फूट रही थी। आखिरकार जानकीदास जी सब परिवार मंदिर पहुँचे, पूजा भी हुई, सही सलामत घर भी पहुँच गए। अगला दिन उनके जीवन का बड़ा ही खास दिन था। सुबह सुबह गाड़ी साफ करने या कहिए मिस्टर शर्मा को जलाने जानकी जी बाहर निकले तो पाया शर्मा की गाड़ी कहीं नहीं थी। अचरज हुआ। धीरे से उसके मकान की ओर चले, ताला लगा था। पड़ोसी से पूछा तो पता चला कि शर्मा का तो तबादला हो गया था रायपुर, कल शाम को ही निकल गया था। दरअसल कार के चक्कर में कुछ दिनों से ऑफिस ही नहीं गए थे जानकी जी, इसलिए खबर ही नहीं रही। धत्ते तेरे की, वे निराश हो गए। वो प्रतिद्वंदी उसे चिढ़ाने के लिए इतना उपक्रम किया था, उनकी गाड़ी देखने से पहले ही पूछ कर गया। मन कसमसा कर रह गया। भारी कदमों से लौट आए, लेकिन अचानक अपनी चमचमाती गाड़ी को देखकर आनंदा तिरेक से शर्मा के प्रति उनके मन का मैल घुलकर पिघल गया। आखिर वह ही तो उत्तरदायी था जिसके कारण उन्होंने इतना बड़ा साहस या चमत्कार कर लिया था और जिसके परिणाम स्वरूप इतनी प्यारी भेंट इन्हें मिली थी। उन्हें अपनी गाड़ी पर और शर्मा पर एक साथ प्यार आ गया। ईर्ष्या द्वेष सब धुल गए। वे मन ही मन मिस्टर शर्मा का आभार मानने लगे। शर्मा की उपेक्षा तो उत्प्रेरक का काम कर गई थी। उन्हें अपनी मूर्खता पर लज्जा अनुभव हुई। मन ही मन मुस्कुराए और अब हल्के होकर गाड़ी पर जमी मैल भी धोने लगे जो कल रात की बारिश से लग गई थी। दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी कमेंट कर ज़रूर बताएं। चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को क्लिक कर लें। धन्यवाद। जय हिंद।